सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बीते 16 अप्रैल की रात को महाराष्ट्र के पालघर जिले में भीड़ ने 3 लोगों को मार डाला। ऐसी अफवाह उड़ी थी कि ये लोग बच्चों को अगवा करने और अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह का हिस्सा थे। हालांकि ये तीनों लोग सूरत में एक दाह संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रात को पालघर के दूर दराज इलाके में मौजूद गढ़चिंचले गांव के लोगों ने इनकी कार को रोका और इन पर पत्थरों, लाठियों और कुल्हाड़ियों से हमला कर इन्हें मार डाला। अभी तक इस अपराध में शामिल 101 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 9 नाबालिगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आज डीएनएस में हम जानेंगे मॉब लिंचिंग के बारे में, मॉब लिंचिंग से जुड़े कानूनों के बारे में और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। लिंचिंग सामूहिक नफरत से जुड़ा एक ऐसा अपराध है जिसमें भीड़ कानून के दायरे से बाहर जाकर महज शक के बिना पर किसी तथाकथित अपराधी को सजा दे देती है। गौरतलब है कि मॉब लिंचिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या पहचान की राजनीति का नतीजा है, जिसमें कोई एक समूह या कौम किसी दूसरे समूह या कौम पर अपना प्रभुत्व थोपने की कोशिश करती है। ऐसे वाक्यों में भीड़ आमतौर पर एक बहुसंख्यक लोकतंत्र के ऐसे हिस्से के तौर पर दिखाई देती है जहां वो खुद ही कानून बनकर हर चीज को खुद के नजरिए से फैसला लेती है। मॉब लिंचिंग का सिलसिला आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। एक वक्त था जब लिंचिंग जैसे नस्ल भेदी अपराध अमेरिका में देखने को मिलते थे। एक दौर में अमेरिका में नस्ल भेद की समस्या अपने चरम पर थी। उस दौरान किसी अश्वेत इंसान के अपराध करने पर उसे सार्वजनिक तौर पर फांसी दे दी जाती थी। वहां के श्वेत लोगों के जहन में ये बात घर कर गई थी कि इसके जरिए वो पीड़ित को न्याय देने का काम कर रहे हैं। पिछले साल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि मॉब लिंचिंग पर कोई मिला जुला आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। उनके मुताबिक 14 से ज्यादा राज्य ऐसे थे जिन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से इस तरह की घटनाओं का आंकड़ा साझा किया था। साल 2014 से 2017 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो महज 9 राज्यों का ही आंकड़ा सरकार के पास मौजूद था। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से 3 मार्च 2018 के बीच महज इन 9 राज्यों में मॉब लिंचिंग की 40 घटनाएं हुई थी, जिसमें 45 लोग मारे गए थे। डेटा जर्नलिज्म वेबसाइट इंडिया सस्पेंस के मुताबिक साल 2010 से गौ हत्या के शक में अब तक भीड़ द्वारा हमले की 87 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 34 लोगों की मौत हुई और 158 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़ितों में ज्यादातर मुस्लिम और दलित समुदाय के लोग शामिल थे। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? नफरत की राजनीति हिंसात्मक भीड़ की एक बड़ी वजह है। कई राजनीतिक दल चुनावों में लाभ पाने के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। इसकी वजह होती है जनता को विकास की जगह धर्म और मजहब के नाम पर बरगलाना और उन्हें किसी कौम या समूह के खिलाफ भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना। इसके अलावा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अविश्वास की खाई गहरी होती जा रही है। बढ़ते सोशल मीडिया के प्रभाव की वजह से एक कौम के लोग दूसरी कौम को शक की निगाह से देखते हैं और फिर मौका मिलने पर वो एक दूसरे से बदला लेने के लिए भीड़ को उकसाते हैं। सरकारी महकमे की नाकामयाबी ऐसी घटनाओं में आग में घी का काम करती है। अफवाह और जागरूकता की कमी के चलते लिंचिंग के वाक्यों में भीड़ का अलग ही रूप देखने को मिलता है। इसमें भीड़ के गुस्से के पीछे एक गहरी चिंता भी दिखाई देती है। बच्चे चोरी होना किसी के लिए भी बहुत बड़ा डर है। यह हिंसा ताकत से नहीं बल्कि घबराहट से पैदा होती है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे मॉब लिंचिंग के मामले बताते हैं कि व्हाट्सएप इसकी सबसे बड़ी वजह रहा है। अक्सर आर्थिक जरूरतों के कारण लोग एक इलाके से दूसरे इलाकों में आकर बसने लगते हैं। इन लोगों को रहने की जगह तो मिल जाती है, लेकिन उन पर लोगों को विश्वास नहीं हो पाता। तमिलनाडु में इस तरह की कुछ घटनाएं देखने को भी मिली थी। आइए अब जानते हैं आखिर मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए मौजूदा कानून क्या है। लिंचिंग जैसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई खास कानून तो नहीं मौजूद, लेकिन इसे आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत ही डील किया जाता है। इसमें धारा 302, 307, 323, 147, 148, 149 और 34 शामिल हैं।
इसके अलावा CRPC की धारा 223A में भी इस तरह के गुनाह के लिए बेहतर कानून के इस्तेमाल की बात तो कही गई है, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया। मॉब लिंचिंग के मामले में ये सभी कानून एक साथ लागू किए जा सकते हैं। इनमें दोषियों को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है, मगर अब और भी कड़े कानून बनाने की मांग उठने लगी है। मॉब लिंचिंग जैसे अपराध से निपटने के लिए अलग से कानून न होने के कारण इसे IPC की एक अलग अलग धाराओं के तहत रोकने की कोशिश की जाती है, जो कि नाकाफी है। इसके अलावा मौजूदा कानूनों को ईमानदारी पूर्वक पालन न करने से अपराधों पर लगाम नहीं लग पाती है। कार्यपालिका के लचर रवैये के कारण ये अपराध फल फूल रहा है। ऐसे में अगर नए कानून के जरिए कार्यपालिका को और जवाबदेह बनाया जाए तो अपराध पर नकेल लग सकती है। इसके अलावा राजनीतिक दखलंदाजी और अपराधियों की पीठ थपथपाने की वजह से भी लिंचिंग की घटनाओं को और बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में नए कानून की जरूरत महसूस होना लाजमी है। मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जुलाई 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक नया और सख्त कानून बनाने को कहा। अदालत ने सरकारों से कहा था कि वो हर जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी की नियुक्ति करे और खुफिया सूचना जुटाने के लिए एक विशेष कार्यबल बनाए। कोर्ट ने सोशल मीडिया में चल रही चीजों पर पैनी नजर रखने को भी कहा, ताकि नफरत फैलाने वाले संदेश, बच्चा चोरी या मवेशी तस्करी के संदेह में होने वाले मॉब लिंचिंग को रोका जा सके। इस तरह के मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह यानी GOM और गृह सचिव राजीव गाबा की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया। हालांकि ये सब कदम उठाए जाने के बावजूद ऐसी वारदातों को अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। ऐसे नाजुक वक्त में जब भारत कोरोना जैसी महामारी से जूझने में लगा हुआ है, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं भारत के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आ सकती है। हालांकि एक बार इस स्वास्थ्य आपातकाल के खत्म होने पर भारत को इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा और एक नए कानून बनाने की दिशा में काम करना होगा।